हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि कैसे हिस्ट्री प्रोसीड किया। हमने अलग अलग टाइम पीरियड में देखा कैसे रीजनल किंगडम्स, उनका फॉर्मेशन कैसा हुआ, हाउ दे फॉर्म्ड, और किस तरह से फिर उनके कॉन्फ्लिक्ट हुए। अलग अलग किंगडम्स थे जिसमें मेजरली हमने देखा कि जो पूरे हिस्ट्री में जिस पर इम्फेसिस हमने किया, जो कि इम्पोर्टेंट भी थी, वो दैट बिगेंस विथ नागवंशीज, उसके बाद चेरोज के, पलामू के चेरोज और रक्सेल्स, देन सिंहभूम, देन ढालभूम। इस तरह के अलग अलग रीजन्स में हमने देखा और डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में कैसे अलग अलग डायनेस्टीज उभरी, उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते चले गए। उसके बाद हमने देखा कि मेडिवल हिस्ट्री में पूरे गौरी के आने से लेकर लास्ट हमने देखा बहादुर शाह जफर, जो सिंबॉलिक मेडिवल हिस्ट्री में किंग रह गया था मुगल का। उसके बाद फिर औरंगजेब का डेथ, एंड देन हाउ झारखंड से उसका रिलेशन रहता है अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में। और उसी का कंटिन्यूएशन है ये। अब जैसे लास्ट लेक्चर में हमने मेडिवल देखा कि जब ब्रिटिश डोमिनेट करने लगते हैं पूरे पैन इंडिया में, उसमें से एक बहुत बड़ा जो इवेंट होता है ब्रिटिश को मिल जाना रेवेन्यू कलेक्शन का राइट्स, यानी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में जैसे ही ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिल जाती है, सो उनका जो एस्पिरेशंस था वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो आई तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एक बिजनेस एंटिटी बन के, लेकिन इतने अपॉर्चुनिटीज़, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देख के उसको लालच कह सकते हैं कि आता है, एंड देन उसके बाद की क्या हिस्ट्री रही है वी ऑल नो। तो उसी सीरीज में हम देखते हैं कि ब्रिटिश की एंट्री झारखंड में कैसे हुई डिफरेंट रीजन्स में, और उसके पीछे उनका पर्पस क्या था, और कौन से मेनली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही आपको मिलेंगे। हमेशा से जब एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी भी चल रही होती थी तो भी क्या हुआ कि दो अलग अलग होते थे रीजन्स में। साउथ में भी अगर आप देखेंगे या वेस्टर्न रीजन में भी, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता था और उसके बीच में एक साइड हेल्प लेती थी फ्रेंच से, दूसरा साइड लेती थी ब्रिटिश से हेल्प। सो इस तरह से वो हेल्प करने के बहाने दे हैव अ बिग आइडिया कि कैसे उनको इंक्रोच करना है और फिर उनके टेरिटरीज में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। हालांकि ये फूट डालो राज करो हम एसोसिएट कर देते हैं ब्रिटिश से, बट जनरली फ्रेंच के बिगिनिंग में ये फ्रेंच से ब्रिटिश ने अडॉप्ट किया। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी जनरली उनको अटैच करते हैं हम ब्रिटिश से, बट और जो उनके इसमें था और सारे जैसे पॉलिसीज ऑफ रिंग फेंस वगैरह भी वो आई, वो सब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न का जब हम पार्ट देखेंगे और डिटेल में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिश की जो एंट्री होती है उसमें क्या रीज़न रहता है और किस तरह से वो अपना पैर पसारते हैं। तो सबसे पहले सिंहभूम और ढालभूम के रीजन में, ढालभूम हम जानते हैं प्रेजेंट डे सिंहभूम और वेस्ट बंगाल का कुछ कुछ रीजन। और ऐसे अगेन ये जैसे जैसे हिस्ट्री प्रोसीड करती है, डेवलप होती चली गई, तो ये जो बॉर्डर्स थे सेग्रीगेशन होता गया मोर माइन्यूटली और डिटेल में। लेकिन जो हमारा मेन एंट्री हुआ ब्रिटिश का, पहली एंट्री, दैट वाज फ्रॉम दैट सिंहभूम वाला पार्ट से। तो हम देखते हैं कि कैसे उनका एक आना एक नई हिस्ट्री को जन्म देता है। तो द एंट्री ऑफ ब्रिटिश इनटू द झारखंड मार्क द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा। हम जानते हैं कि हमने रीजनल किंगडम्स के टाइम में भी देखा कि कैसे वो अपने आप को, अपने रिलीजन को, जैसे अशोक का धम्मा हो, शशांक का विज्म हो, वो कैसे अपने आप को वो पुश करता रहता है। सो जब ब्रिटिश आया तो उसने ऑल टुगेदर, इसके बाद इससे एक और चीज़ है कि आगे क्रिश्चियनिटी की भी एंट्री होती है, वो हम इसी लेक्चर में आगे देखेंगे, और धीरे धीरे फिर वो अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। हालांकि उनका एंट्री होना ऐसा सिंपली नहीं था कि वो आना चाहते थे और ऑल वेलकम्ड। बहुत तरह के ट्राइबल रेजिस्टेंस हुए, जो यहाँ के ट्राइब्स थे उन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन डिस्पाइट दैट हमेशा से दिल्ली की सत्ता में या जिनका पैन इंडिया रहा है स्पेंस, वो धीरे धीरे इस्टेब्लिश कर ही लेते हैं छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट को सबड्यू करके। ऑल राइट, लेकिन जैसे हमने देखा कि बहुत बार बहुत लंबा होना पड़ता है स्ट्रगल का फेज। जैसे हमने देखा इससे पहले वाले लेक्चर में जहांगीर को एक पार्टिकुलर रीन में कितना मेहनत करना पड़ा था, जब अल्टीमेटली क्या होता है कि इब्राहिम खान, वो एक उससे पहले का सूबेदार, उसकी डेथ हो जाती है। तो लंबे एस्पिरेशंस के साथ कई बार किंगडम्स अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रगल करती हैं और फिर वो अपने आप को स्थापित करते रहती हैं। तो यहाँ पर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा अलग था। जैसे मेनली ट्रेड डिप्लोमेसी यानी व्यापार के जरिए से ब्रिटिश ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। अलग पॉइंट ऑफ झारखंड में मेनली मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी पॉलिसी थी, जिससे उसका सहायता लेकर और फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे ही दे इंटर्ड इनटू झारखंड। और हालांकि दे हैव टू फेस द फियर्स ट्राइबल रेजिस्टेंस
जो यहाँ के ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, उनका विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके आने से अगेन बहुत सब्सटेंशियल रेट पे वो मनी लेंडर्स थे, वो उसको एक्सप्लॉइट करते थे। उनके कल्चर, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई जो आज भी हम पॉलिटिकल स्पीचेस में सुनते रहते हैं, सो ऑल टुगेदर उनका सामना करना पड़ा। बट अल्टीमेटली एज वी डिस्कस्ड कि वो ओवर पावर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये सिंहभूम और ढालभूम वाला रीजन, तो ब्रिटिश एंट्री इनटू दिस झारखंड रीजन सिंहभूम रीजन में 1767 एडी में शुरू होता है। द ब्रिटिश मेड देयर फर्स्ट एंट्री इनटू द झारखंड इन ईयर 1767 नॉट थ्रू एनी कमर्शियल ट्रीटी, कोई व्यापारिक ट्रीटी के लिए नहीं, बल्कि मिलिट्री एडवांसमेंट यानी बाय फोर्स। उनके पास ऑलरेडी स्टैब्लिश फोर्सेस थी जिसका यूज करके, और किस तरह के और सर्कमस्टेंसेस थे वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इंटर्ड थ्रू द सिंहभूम रीजन, पार्टिकुलरली द एरिया नाउ नोन एज कोल्हान, पोरहाट और ढालभूम वाला रीजन। तो इस रीजन से उन्होंने धीरे धीरे झारखंड में एंट्री की। तो अगर आप मैप देखेंगे झारखंड का, तो इस वाले रीजन में, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में प्रेजेंट डे से अगर हम मार्किंग करें तो रफली आप कह सकते हैं ये आपका सरायकेला खरसावां वाला पार्ट है, फिर ये ईस्ट सिंहभूम एंड देन वेस्ट सिंहभूम। तो इस रीजन से एडवेंट होता है ब्रिटिश का इधर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, बंगाल है, और बंगाल में उनका ट्रेड रूट पहले से ही फैला हुआ था। उस टाइम कैपिटल भी कोलकाता थी बिफोर इट वाज शिफ्टेड टू दिल्ली। सो इस रीजन से इनका, इस रूट से दे एडवांस टू द झारखंड रीजन। यहाँ से उनका क्या होता है, झारखंड में प्रवेश होना शुरू होता है। दैट इज व्हाट वी मेंशन्ड हियर कि पार्टिकुलरली द एरिया नाउ नोन एज कोल्हान, पोरहाट और ढालभूम वाला एरिया। ढालभूम हमने पहले ही डिस्कस किया कि ईस्ट सिंहभूम एंड समथिंग वेस्ट बंगाल, ये वाला, इसके ये वाला रीजन दैट वाज पार्टिकुलरली आज का प्रेजेंट डे जो हमारा बंगाल है और सम पार्ट ऑफ हमारा झारखंड। सो इन रीजन से मेनली अदर देन पैन इंडिया, ये भी हमने देख लिया कि उनका जो इंडिया में पर्पस था दैट वाज मेनली कमर्शियल एडवांसमेंट, लेकिन मेन था यहाँ मिलिट्री और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा के दे एस्टेब्लिश देमसेल्फ इनटू झारखंड। अब इस रीजन में, सिंहभूम और ढालभूम रीजन में, मेनली इट वाज रूल्ड बाय लोकल ट्राइबल ग्रुप। जैसा अलग अलग रीजनल किंगडम्स थे, उसमें भी मेनली ट्राइब्स में कौन थे, हो रूलर्स रूल कर रहे थे कोल्हान वाले एरिया को, सिंह रूल कर रहे थे पोरहाट रीजन्स को, और ढाल वर रूलिंग ओवर दिस ढालभूम वाला रीजन। तो इस तरह से अलग अलग ट्राइब्स का छोटा छोटा रियासत, देसी रियासतें बनी हुई थी एंड दे वे रूलिंग दिस पार्टिकुलर एरिया। और फिर ब्रिटिश आते हैं तो उनके एडवांसमेंट से काफ़ी इनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। अब वाई एंड हाउ ब्रिटिश इंटर्ड, उसके बारे में हम देखते हैं। तो साल था 1760 एडी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में खास करके मदनापुर रीजन में अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी थी, और उनका एक क्रिटिकल क्षेत्र था जिसका बॉर्डर प्रेजेंट डे झारखंड से भी लगता है। फिर आता है साल 1765, क्योंकि 1764 में हमें मिलता है बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर हमने कई बार हालांकि ये चीज़ डिस्कस की है कि इंडियन हिस्ट्री में बैटल ऑफ बक्सर एक बहुत ही की मोमेंट है, रेड लेटर डे है। क्यों? क्योंकि वहाँ से, उससे पहले जो प्योरली थी आपकी ट्रेडिंग कंपनी, उसको मिल जाते हैं दीवानी राइट्स यानी रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स, है ना। अब ब्रिटिश क्या कर सकती थी, किसी एरिया को उसने ले लिया था, उस एरिया राइट्स को, अधिकार को, कि यहाँ का अब हम कलेक्शन करेंगे रेवेन्यू, और अपना उसको एक तरह से मिल गया था वर्चुअली इंडिपेंडेंस, कि अब उस रीजन को तुम संभालो, वहाँ के रेवेन्यू को भी तुम मेंटेन करो। सो साल 1765 में कंपनी रिसीव्स दीवानी राइट फॉर बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले रीजन का, उसको दीवानी राइट्स यानी रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन राइट उसको मिल जाते हैं। उस टाइम मुगल एम्परर कौन था, शाह आलम II, और इस रेवेन्यू राइट्स को लेने के लिए इन एक्सचेंज ऑफ एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 26 लाख की जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा, एक तरह से आप कह सकते हैं ठीका उन्हें मिल गया था। सो दैट ठीका वाज गिवन 26 lakhs कि इतना हम पर आपको एनम पर ईयर आई विल पे, और बाकी रेवेन्यू कलेक्शन करके ये ब्रिटिश रखने वाली थी। अब जैसे ही कोई समझिए ठीके पे लेता है, तो नॉर्मल ठेकेदार का भी क्या टेंडेंसी रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल खुद कमाए, जितना कम में कम हो सके काम को निपटाए, और बाकी अपने आप को वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे। अब इसने 26 लाख पे किया था, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को एक्सप्लॉइट करेगी, एक्सपेंड करेगी, तभी इसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो इस एस्पिरेशन से इसको जिधर जिधर फैलना था, बंगाल में देखा हमने मिदनापुर में इस्टेब्लिश हो ही चुकी थी, और पास में ही रिसोर्स रिच झारखंड था। यहाँ के मेड्स, यहाँ के हर्ब्स, यहाँ के हमने देखा
फ्लोरा एंड फौना मिनरल्स तो थे ही भर भर के। असुर और बिरजिया ट्राइब से के ही टाइम से हमने देखा था। फिर महाजनपदास के टाइम में हमने देखा कि झारखंड हमेशा से ही रिच इन रिसोर्सेस रहा है। सो इनकी नज़र अब पड़ती है हमारे झारखंड पे। सो इस तरह से इनका एक्सपेंशन शुरू होता है इस वाले रीजन में। तो विद दिस ऑथोरिटी यानी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की ऑथोरिटी से ब्रिटिश बिगेन एक्सपेंडिंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री कंट्रोल, और झारखंड उनका अगला फ्रंटियर टारगेट। अब विद दिस ऑथोरिटी ब्रिटिश बिगेन टू एक्सपेंड देयर, अपना पांव पसारना शुरू करती है। अब मिलिट्री कैंपेन शुरू होता है सिंहभूम और ढालभूम के रीजन में, जो कि हमने देखा ट्रेड डिप्लोमेसी के अलावा दिस मिलिट्री कैंपेन से वो इसको अपने आप को स्टैब्लिश करती है। अब इसके लिए क्या था, ब्रिटिश ऑफिसर नेम फार्गूसन को बोला गया कि तुम सिंहभूम को इन्वेड करो और यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन करके शुरू करो। अब ये मार्च 1767 को ब्रिटिश कैप्चर कर लेता है घाटशिला का महल, जो कि ढालभूम रूलर के लिए बहुत बड़ा ये शॉक था। और इससे पहले क्या था, ये इसका मेन पॉइंट था, एक कैपिटल कह सकते हैं, या इनका एक पेरिफेरल जैसा काम करता था, जो कि इनको सेफ्टी भी प्रोवाइड करता था, और ये इनका मेन सेंटर ऑफ हर चीज था, ट्रेड भी और मिलिट्री के फोर्सेस का भी एक ठिकाना। सो जो इनके पास था मेन पैलेस, घाटशिला का पैलेस, दैट वाज कैप्चर्ड बाय दिस ब्रिटिश फार्गूसन, और डेट था 22 मार्च साल 1767। अब इससे क्या हुआ, सेंटर को ही कैप्चर कर लिया जाए तो बहुत बड़ा ये शॉक था वहां के रूलिंग डायनेस्टी को। लेकिन ये एंट्री हुई कैसे, तो इट वाज मेनली ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। हमने शुरू में भी इस बात को डिस्कस किया था। अब इसके पीछे की कहानी क्या है कि 1767 में फोरहार्ड किंग, जो कि उस टाइम कौन थे, जगन्नाथ सिंह फोर, वो मदद मांगते हैं ब्रिटिश असिस्टेंस। क्यों, क्योंकि उनके भाई से चल रहा था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कि आप हमें मदद करिए अपने भाई के खिलाफ स्टैब्लिश करने में। लेकिन दिस वाज डिनाइड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश बोलता है कि उसके एस्पिरेशंस ही कुछ और थे, तो उनको लगा ये इसके भाई को वी विल नॉट असिस्ट देम अगेंस्ट हिज ब्रदर। लेकिन साल 1773 में कैप्टन फॉरबिस, एक ब्रिटिश ऑफिसर, मेड एन बिजनेस एग्रीमेंट। वो ये बिजनेस एग्रीमेंट बनाता है कि तुम सिर्फ हमें अपने क्षेत्र में ट्रेड के लिए अलाउ करो, और बाकी छोटे छोटे जो व्यापारी होंगे, जो कारोबारी होंगे, यू हैव टू डिनाई द परमिशन सो दैट उनका एकाधिकार बना रहे। दैट इज व्हाट इट इज। 1773 में कैप्टन फॉरबिस, अ ब्रिटिश ऑफिसर, मेड एन बिजनेस एग्रीमेंट विद फोरहार्ड किंग दैट ही विल नॉट एकोमोडेट, है ना, यही कह रहे हैं कि नॉट एकोमोडेट एनी रीजनल ट्रेडर। क्यों, क्योंकि अच्छा, उसको मना करने के बाद भी ब्रिटिश के इसको क्यों अलाउ करना पड़ता है। अगेन हम देखते हैं कि जैसे माइटी फोर्सेस थे मुगल्स, सेंटर पर है कोई, तो उसको आप बहुत देर तक, एक कहावत है ना बड़ा क्लीशे की, पानी में रह के मगर से बैर, वो नहीं कर सकता था। सो दे हैव टू हैव दिस एग्रीमेंट ऑन पेपर कि भाई हाँ ठीक है। अब कैप्टन फॉरबिस की जो ये डिमांड थी कि आप अलाउ नहीं करेंगे, सो ये उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आता है साल 1818, जब इनका प्लान का एक्सपेंशन इनको धरातल पे उतारनी होती है, तो उनको ब्रिटिश एजेंट कैप्टन रसल कहता है कि अब हम तुमको मदद करने का सोच सकते हैं अगेंस्ट द पहला असिस्टेंस दे वर आस्किंग फॉर। उसमें एक किंग जो थे घनश्याम सिंह, ये एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, आप जो हमने आपकी मोनोपोली के लिए एग्रीमेंट किया था वो हम एग्री करते ही हैं, आप बस हमें थोड़ा सा असिस्ट कर दीजिए जो हम इंस्टेबिलिटी की वजह से आपसे डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि ब्रिटिश के पास फोर्सेस थी, उनके पास रिसोर्सेस थे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, इस तरह से उनको आने का रास्ता खुल जाता है। घनश्याम सिंह एग्रीड, और इस तरह से वो बोलते हैं कि आप आइए, यहाँ पर बिजनेस एकाधिकार का हमने आपके लिए सेटअप तैयार रखा ही है, आप वो करिए और हमें आपसे जो असिस्टेंस चाहिए थोड़ा सा दीजिए। सो दैट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कि उसके भाई से चल रहा था, उनका जो भी फ्रिक्शन, उसको सुलटाने के लिए दे आस्क्ड फॉर द ब्रिटिश असिस्टेंस। और ब्रिटिश ने उसके बाद ऑफर दिया कि इससे पहले एक कंडीशन है कि आप हमें एकाधिकार दीजिए अपने क्षेत्र में, तब हम इसके बारे में सोच सकते हैं। तो ब्रिटिश एजेंट कैप्टन रसल वैन ऑफर्ड कि हम आना चाहते हैं, आपको बदले में हम सपोर्ट देंगे। सो दे एग्रीड, और इस तरह से ब्रिटिश को बुला लिया जाता है कहाँ, तो सिंहभूम वाले रीजन में, स्पेशली उसमें भी पोरहाट वेस्ट सिंहभूम में। दिस इज स्टोरी ऑफ हाउ ब्रिटिश इंटर्ड इनटू झारखंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब उसके बाद जो अलग अलग रीजन है उसके पीछे की भी हम कहानी देखते हैं कि क्या रीजन रहा, बेसिकली हाउ एंड व्हाई दे वेर इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस ब्यूटीफुल स्टेट। उसी में नेक्स्ट है हमारा कोल्हान रीजन। अब इस रीजन में कैसे एडवेंट हुआ, तो ब्रिटिश अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री कंट्रोल के लिए इस रीजन में। उसी दौरान क्या होता है, एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश किंग और सरायकेला खरसावां के राजा के बीच होता है। साल था 1793 कि ठीक है,
अगेन दैट म्यूचुअल वाला कि हम लोग ग्रो टुगेदर करते हैं, है ना। आप हमें जो रीजनल इंस्टेबिलिटी है उससे आप निकालिए, और बाकी जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वी शैल प्रोवाइड यू इन फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप या फिर ग्रेटिट्यूड या असिस्टेंस। तो इस तरह से एक एग्रीमेंट पर वो पहुंचते हैं सरायकेला खरसावां के राजा एंड द ब्रिटिश। लेकिन हमेशा जो राजा चाहता है दैट इज़ नॉट द केस कि मैंने अपने विवेक से अपने लाभ या हानि के अनुसार मैंने फैसला ले लिया और फिर मैंने उसे इंटायर प्रजा पे थोप दिया। तो यहाँ भी वही चीज़ होता है, डिस्पाइट द एग्रीमेंट व्हेन ब्रिटिश मूव्स इन, जब वो आने का सोचते हैं या आते हैं, ट्राइब्स ऑफ दिस रीजन, इसमें भी कौन से, तो हो ट्राइब क्या कर देते हैं यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं। तो हो ट्राइब जो कि विद्रोही थे ब्रिटिश में आने के खिलाफ थे ब्रिटिश के, और मेजर रफसेज इनका एक वॉर हो जाता है। अब इस वॉर में क्या होता है ये देखिए, द वॉर वॉज ऑन द रिवर बैंक ऑफ रोरो नदी के तट पे ये वॉर होता है। लेकिन इसमें अल्टीमेटली जो कि सबसे स्ट्रांग जिसकी प्रोबेबिलिटी भी थी कि एडवांस्ड ब्रिटिश जीतेंगे, सो ब्रिटिश इमर्स विक्टोरियस, और हो ट्राइब को ये अपने सबऑर्डिनेशन के लिए रेडी कर लेते हैं। लेकिन जो इनका आंतरिक फ्रिक्शन था दैट वाज कंटिन्यू। वो अगर हार गया है कोई तो मन मार के क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसके प्लानिंग चलते रहती है कि इसको ओवर पावर कैसे किया जाए। बाद में क्या होता है, लेटर साल 1837 में जब देखते हैं कि हम इसको नहीं संभाल सकते, वी कैन नॉट कम्पीट विद द ब्रिटिश, तो दे सबमिट्स कम्प्लीटली, और साल था 1837। और ये वाला रीजन जो था आपका कोल्हान रीजन, दिस वाज मोस्ट चैलेंजिंग फॉर ब्रिटिश टू इस्टेब्लिश देयर कंट्रोल, क्योंकि जहां ऑन एन एवरेज इंडिया में इस्टेब्लिश करने में, या झारखंड में आप कह सकते हैं 45 से 50 साल में दे इस्टेब्लिश, यहाँ उनका 70 साल टोटल लग गए, यानी 30-35 साल दे हैव टू स्ट्रगल मोर। और क्योंकि यहाँ ट्राइब्स थे, ट्राइबल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, सो दिस वाज मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। दिस रीजन वाज मोस्ट चैलेंजिंग वन दैट टुक ब्रिटिश मोर देन 70 ईयर टू इस्टेब्लिश देयर फुल कंट्रोल। इस तरह से इस कोल्हान रीजन में भी ब्रिटिश का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है।